हेलो दोस्तों, हमारे पास है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का जीव विज्ञान बायोलॉजी का बुक। मैंने इस बुक का रिव्यू किया था और मैंने पूछा था कि अगर इसका पीडीएफ किसी को चाहिए तो वो कमेंट करे। तो कुछ भाइयों ने कमेंट किया था। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, तो ठीक उसी सिलसिला में तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं जैसे कि ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, चूँकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का छात्र रह चुका हूँ। तो मुझे पता है कि इतनी महंगी बुक खरीदना और भी स्टडी मटेरियल खरीदना इतना संभव नहीं हो पाता है। तो जहाँ तक हो पाता है मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, जितनी हो सकती है मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बता दूँ कि कैसे इसका पीडीएफ मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम चैप्टर वाइज चैप्टर इसका करते चलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं दिखा दूँ आपको, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे इसको जीव जगत में विविधता, तो सबसे पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले आपको मैं नोट्स दे दूँगा, और जैसे आप नोट्स कंप्लीट करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसमें टॉपिक वाइज होगा। जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको दिखा दूँगा आगे। वैसे मैंने इसका रिव्यू कर रखा है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं पिछले वीडियो में। देखिए, यहाँ से क्लास 11th स्टार्ट होता है और यहाँ से बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आइएगा द लिविंग वर्ल्ड, इसमें सबसे पहले आपको नोट्स मिलते हैं। नोट्स में होगा यहाँ पे नोट्स मिलेगा। नोट्स में सबसे पहले होगा भूमिका, उसमें जीव क्या है। ऐसे ऐसे पढ़ते जाइएगा तो प्रत्येक टॉपिक वाइज जैसे नोट्स दे रखा है इसमें, आगे आप पढ़िएगा। इसमें आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ तक आता है ऐसे। तो इसमें जैसे पढ़ के आप इसको ख़त्म करते हैं, फिर आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से इसको जैसे ख़त्म करते हैं तो आता है जीव जगत में विविधता। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अब ऐसी टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दे रखा है। मैं आपको इस चैप्टर का पूरा नोट्स दे दूँगा और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से MCQs कॉर्नर आते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो चलिए यहाँ से हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ जो आप लोग को थोड़ा साफ दिखाई दे। चलिए, यहाँ से हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है जीव क्या है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए, साफ दिखाई दे रहा है आप लोग को? सही है। चलिए, नीचे दिए गए कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनें। मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि के जुड़वा लक्षण है। चलिए आगे देखते हैं। उपापचयी क्रिया शरीर के बाहर एवं विलगित कोशिकाओं मुक्त तंत्र में समझाई जा सकती है। ये बिल्कुल समझाई जा सकती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि परक नली में कोशिकाओं को रखकर उसमें रिएक्शन किया जा सकता है, जिसमें कोशिकाओं को समझा जा सकता है। उद्दीपनों के प्रति सजीवों का एक परिभाषित गुण है। इसमें से हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल तीनों लक्षण सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सजीव एक निर्जीव की संरचना में साधारणतया इस आधार पर अलग होता है। तो प्रजनन के आधार पर? जी बिल्कुल नहीं, प्रजनन के आधार पर नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का आपने देखा होगा जिनकी कोई संतानें नहीं होती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी एक वो निर्जीव है, वो भी सजीव है। अच्छा, दूसरा वृद्धि व गति। वृद्धि इस प्रकार से हो सकती है कि मान लीजिए कि कोई मिट्टी का टीला है, टीला समझते हैं, मिट्टी का ढेर, उस पर भी दिन ब दिन अगर उसको छोड़ दें तो उस पर भी आंधी के द्वारा मिट्टी उस पर जमा होते रहता है, तो वृद्धि तो उसका भी हो रहा है, लेकिन वो निर्जीव है। अच्छा, गति पौधा है, गति नहीं करता, इसका मतलब ये थोड़ी है कोई निर्जीव सजीव नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वातावरण के साथ क्रिया, देखिए वातावरण के साथ क्रिया ये एक परिभाषित गुण है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा प्रतिक्रियात्मकता, ये सही हो सकता है। जैसे वातावरण के साथ क्रिया करना, ये पौधों में भी होता है वातावरण के साथ क्रिया करना, लेकिन उसमें बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है प्रतिक्रियात्मकता, ये सही है। निर्जीव प्रतिक्रिया कर ही नहीं सकते हैं, जबकि सजीव प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये हम लोग का ऑप्शन सही डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका विभाजन खाली स्थान होता है, जबकि जंतुओं में खाली स्थान होता है। अच्छा, केवल एक निश्चित उम्र तक और लगातार।
तो ये गलत है, क्योंकि पौधों में एक निश्चित उम्र तक कोशिका विभाजन नहीं होता है और जंतुओं में लगातार नहीं होता। इसका सीक्वेंस गलत है। लगातार, देखिए पौधों में कोशिका विभाजन लगातार होते रहता है और जबकि जंतुओं में कोशिका विभाजन केवल एक निश्चित उम्र तक होता है। तो ये ऑप्शन सही है आपकी, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित उम्र तक ग्रोथ करता है और उसकी बाद से उसकी आयु रुक जाती, मतलब उसकी हाइट रुक जाती है, जबकि पौधा का निरंतर लगातार होता रहता है। दोनों में लगातार ये गलत है, दोनों में केवल निश्चित उम्र तक ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन से दो बिंदु के नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो बिंदु वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण कहलाते हैं? मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। जी बिल्कुल, ये दोनों सही है। इसका ऑप्शन ये सही होगा, मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। देखिए फ्लेनेरिया, इसका फ्लेनेरिया का जो होगा, इसका होगा सत्य पुनर्जनन, इसमें सत्य पुनर्जनन होता है। दूसरा हो गया फंजाई, फंजाई का होता है अलैंगिक बीजाणु, फंजाई का अलैंगिक बीजाणु होता है। तीसरा हो गया ईस्ट, ईस्ट का होता है मुकुलन द्वारा, ठीक है, ईस्ट का मुकुलन द्वारा होता है। और बाकी बचा अमीबा, अमीबा का हो जाएगा द्विखंडन द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इसमें आपको दिखा रहा है, मैं दिखा दूं। निम्न में से कौन सा जीवों का समूह विखंडन द्वारा अगुणित होता है? इसमें वो केंचुआ, अमीबा, फंजाई, ये नहीं होगा। केंचुआ, फंजाई, बैक्टीरिया, ये भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा फंजाई, तंतुमय शैवाल, मॉस के प्रोटीन, जी बिल्कुल यही सही आंसर होगा। अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया, ये भी नहीं है, ये गलत आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें से निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता? देखिए निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता? खच्चर, खच्चर ऑप्शन नहीं होगा। श्रमिक मधुमक्खी, ये भी नहीं होगा। अनवर युगल मानव, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त सही इसमें से ये डी सही, इनमें से कोई नहीं होगा। खच्चर क्या होता है? खच्चर होता है जो मेल गधे होते हैं और फीमेल हॉर्स होती हैं, उनका जो संकर होता है, संकर बोलते हैं, क्रॉस ब्रीड करते हैं उनमें से जो, तो उनसे जो बच्चे बनते हैं उन्हें खच्चर कहते हैं। ये घोड़े की तरह शक्तिशाली और चतुर होते हैं, जबकि गधे की तरह ये काम करने वाले मेहनती होते हैं। तो लेकिन ये कभी प्रजनन नहीं कर सकते। श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी केवल काम के लिए होती हैं, इनमें रानी मधुमक्खी प्रजनन की योग्य होती हैं। ये मादा मधुमक्खी होती हैं लेकिन प्रजनन नहीं करती। अनवर युगल मानव, वे मानव जो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, जिसे हम लोग की भाषा में निसंतान मानव बोलते हैं, वो हो जाएंगे। तो इसमें सबसे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुनें। प्रजनन आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा दूं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन को सजीवों का परिभाषित गुण नहीं माना जा सकता। अच्छा अगला पढ़ते हैं। कई सजीव प्रजनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, अनवर युगल मानव। जी बिल्कुल दोनों कथन सही है। जैसा कि मैंने बताया प्रजनन को सजीवों का परिभाषित गुण नहीं माना जाता, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे पुरुष पति पत्नी होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो निर्जीव हो गए, वो भी सजीव हैं। अच्छा ये ऑप्शन मैंने आपको जैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 में बताया कि कई सजीव प्रजनन नहीं करते, जैसे खच्चर हो गया, श्रमिक मधुमक्खी हो गई, अनवर युगल मानव हो गए, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सजीवों के बाहरी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया के लिए सही है? बाहरी वातावरणीय उद्दीपन भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकता है। जी बिल्कुल ये सही है। जैसे कि मान लीजिए कि भौतिक, कभी बिजली चमकी और वहाँ से दौड़ के आप भाग गए, तो ये भी हो सकती है। अच्छा रासायनिक, कभी
मौसम ऐसा होता है कि देखो आपको मन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, आपको बेहतर फील होता है। रासायनिक हो गए। जैविक ऐसा भी होता है कि कई सारे फूल सब्जी होते हैं जो सीजनली होते हैं, तो ये सही है। अच्छा, दूसरा सभी प्रोकैरियोटिक से लेकर अधिकांश जटिल यूकैरियोटिक तक सभी वातावरणीय उद्दीपन के लिए संवेदी होते हैं और प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। छोटे जीव से लेकर बड़े हम जैसे मानव तक सभी लोग पर्यावरण के प्रति अपना क्या बोलते हैं उद्दीपन स्टिमुलस दिखाते हैं। सचेतना और बाहरी उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया सजीवों का परिभाषित जीव, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। देखिए अलग ही क्वेश्चन बन के आता है कि ये क्वेश्चन एक तरीका से और बन के आता है कि सचेतना और बाहरी उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया सजीवों का परिभाषित गुण है। इसको याद कर लीजिएगा, स्टार पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ये पूछता है कि सजीवों का परिभाषित गुण कौन है, तो सचेतना हो जाएगा और बाहरी उद्दीपन, ये सजीवों का परिभाषित गुण है, तो इसमें ऑप्शन सही डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी सदा जीवित नहीं रहता फिर भी जिंदगी लगातार चलती है। यह कथन निम्न की भूमिका वर्णन करता है। भ्रूणीय परिवर्तन बिल्कुल नहीं करता। संरचना विकास ये भी नहीं होगा। उसके बाद से होगा द्विगुणन, तो ये हो सकता है कि ये भी नहीं होगा। और प्रजनन, जी बिल्कुल सही है। प्रजनन इसलिए कि लोग लगातार जन्म लेते हैं लेकिन उनकी मृत्यु भी होती रहती है, फिर भी जीवन चलते रहता है। तो जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, जीवन चलते रहता है, तो ये प्रजनन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में जीवों के परिभाषित गुण नहीं है। अच्छा, परिभाषित गुण नहीं है, तो देखिए वृद्धि और प्रजनन ये जीवों का परिभाषित गुण नहीं है। कैसे नहीं है वृद्धि, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक मिट्टी का टीला होता है, उसको अगर छोड़ दीजिए तो उस पर धूल मिट्टी लगातार जमते रहेगा, तो इसकी वृद्धि तो हो रही है लेकिन वो निर्जीव है। प्रजनन, बहुत सारे ऐसे सजीव हैं जो प्रजनन नहीं कर पाते, इसका मतलब कि वो निर्जीव नहीं है, तो ये परिभाषित गुण नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा है, परिभाषित गुण नहीं है, ठीक है ना, तो ये परिभाषित गुण ये नहीं है, इसलिए सही है। बाकी उपापचय और कोशिका स्तर का संगठन ये परिभाषित गुण हैं। उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया और सचेतना ये परिभाषित गुण है, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया, तो इस नेक्स्ट टॉपिक को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यहाँ तक के टॉपिक का इस चैप्टर का पूरा ये जो चैप्टर है आपको दिखा दो, इस चैप्टर का पूरा मैं नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को भी आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप कमेंट में बताइए कि ये सीरीज कैसे मैं आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो आपके ऊपर है, लाइक कीजिए नहीं कीजिए उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग बस पढ़ते रहिए, ठीक है। मैं आपको सोचता हूँ कि कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, सिर्फ ये बताइए कमेंट में। और बाकी आगे चलते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग के लिए ये टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, जय हिंद।